नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर रतन लाल, काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत करता हूं और पेश करता हूं अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 109। अब तक हमने आपको कई साथियों से मिलवाया है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर पीएचडी और यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं, शोध करते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर के तमाम पहलुओं पे हमने बात की है। साइमन कमीशन से लेकर और तमाम जो पूना सत्याग्रह और पूना पैक्ट और कैबिनेट मिशन, बहुत सारे भाषण तक, तकरीबन 100 से ज्यादा एपिसोड बना चुका हूं। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आज मैं अपने एक वरिष्ठ और दिलचस्प साथी से मिलवाने जा रहा हूं, और वो बेहतरीन शोधार्थी हैं। उनका नाम है अतुल भोसेगर साहब। वैसे व्यवसाय से तो ये मार्केटिंग में इनका स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं। इन्होंने बीएससी फिजिक्स में किया है और मास्टर जो है बुद्धिस्ट स्टडीज में पुणे यूनिवर्सिटी से, और वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। लेकिन ये सब तो अलग बात है, इनका जो शानदार जानदार जो काम है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये धम्म लिपि के एक्सपर्ट माने जाते हैं और इन्होंने तकरीबन 2500 लोगों को, छात्रों को धम्म लिपि पढ़ाया है। यह एक अपने आप में एक अजूबा काम है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भोसेकर साहब का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी वजह से अभी भोसेकर साहब 1000 बौद्ध गुफा पर काम कर रहे हैं महाराष्ट्र के। और इसके अलावा नेवारी, धम्मलिपि, शारदा, सिद्ध मातृका जैसी जो जो एंशियंट स्क्रिप्ट है, जो प्राचीन लिपि है, उसके ऊपर भी काम करते हैं और उसको पढ़ाते भी हैं छात्रों को। इसके साथ साथ भोसेकर साहब लेखक भी। और सोचिए, बीएससी फिजिक्स में, उसके बाद मार्केटिंग करियर, और कहां से कहां कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इनकी जो प्रकाशित किताबें हैं, वो है नासिक त्रिरश्मि पे 2 किताबें इन्होंने प्रकाशित की है। इसके अलावा धरनी संग्रह, नेवारी स्क्रिप्ट और संस्कृत भाषा पे इन्होंने किताब संपादित की है। तो ये एकदम मल्टी डायमेंशनल बाबा साहब के जो है ये नक्शे कदम पर हैं, तरह तरह की चीजों पे काम करते हैं और दिलचस्प है। और शुक्रिया सर, और आपका स्वागत है अम्बेडकरनामा में, और मजा आया। और ये डिफरेंट तरह मुझे भी सीखने को मिला है, आपको समझने को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो साथी जो यूट्यूब पे हमको सुनते हैं, उसको सर थोड़ा सा, मैंने तो संक्षिप्त में बात की है, क्या चल रहा है बेसिकली धम्म लिपि को लेकर और ब्राह्मी लिपि को लेकर, ये कंट्रोवर्सी क्या है। तो इसमें जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, जो रिसर्च हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगली आवाज अब आपकी होगी, आप बताएंगे कि कैसे ये कारवां शुरू हुआ। साइंस से आप आए, मार्केटिंग के करियर में आए, मार्केटिंग से बुद्धिज्म में आए, और आप एकदम प्रोफेशनल बुद्धिस्ट रिसर्चर बन गए। तो सर प्लीज आप बताएं आगे। सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। और जैसे जी आपने जैसे कहा कि खैर मैंने तो मार्केटिंग में करियर किया, एक डोर टू डोर सेल्समैन से लेके एक कंपनी के जीएम तक बन गए, और अभी खुद की मार्केटिंग कंपनी भी शुरू कर दी है। बधाई सर। ये मैं बताना चाहता हूं सर कि मुझे उसमें काफी गर्व महसूस होता है कि डोर टू डोर सेल्समैन से लेके जीएम तक का ये जो मेरा बिल्कुल एक जर्नी थी, ये 12 साल में मैंने कंप्लीट की। वाह। और ये है कि शायद हो सकता है कि एक इस मकान तक पहुंचने के लिए, जीएम तक पहुंचने के लिए, शायद मैं एकलौता एक अम्बेडकरवादी हूं जो इस मकाम तक पहुंचा और बाद में अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। अच्छा, और जब मैं मार्केटिंग करता था, ये ऑल इंडिया में घूमता था, और बौद्ध संस्कार तो थे ही बचपन से घर पर। माता पिता ने तो बात बहुत की थी बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में। और ये चलते घूमते समय मैं बहुत सारे जो बौद्ध धरोहर है, इसके मैं जहां-जहां पर भी चले जाता था, पहले मैं ढूंढ लेता था कि भाई यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के क्या निशान है। और फिर जब काम खत्म हो जाता था, वो 1 आध 2 घंटा जो मिलता था, वो जाके मैं उस संस्कृति का जो है जायजा ले लेता, उसको समझने की कोशिश करता था। और जब ये सारा चीज देख रहा था, तो मुझे पता चला कि इसमें जो लिखे हुए अभिलेख हैं, वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और क्योंकि ये इसकी लिपि बिल्कुल अलग सी थी, भले वो नालंदा की भंडार में मिली हो,
या फिर कोई जी, बौद्ध गुफा में मिली हो, या फिर बाराबर जो जी, केव्स है बिहार में, पटना में, जी, ये जी, जहानाबाद, तो वो मैं पढ़ नहीं जी, पा रहा था। मैं समझने की जी, कोशिश कर रहा था कि उस वक़्त क्या लिखा गया होगा, और जी, इस जी, दिलचस्पी के कारण मैंने फिर शुरू कर दी अपनी एक थोड़ी-सी अलग-सी जर्नी, जो मैं कहता जी, हूँ कि मैंने पाली भाषा जो है, इसको सीखना आरंभ कर दिया। जी, जी, और जी, इस मैंने अपने सीवी में डाला नहीं, बायोडाटा में, मैंने एमए जी, ये भी कर दी, पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज़। और वो अच्छा, करते समय मुझे पता चला कि पाली सीखने से कोई ज़्यादा यानी हो जाएगा, पाली त्रिपिटक पढ़ सकता हूँ हुँ, मैं। लेकिन ये जो हुँ, अभिलेख की जो लिपि है, वो समझने जी, के लिए मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। जी, और जी, फिर जी, पता चला कि ये स्क्रिप्ट तो सम्राट अशोक की समय से स्क्रिप्ट आती आ रही है। और जी, अगर जी, सही मायने पढ़ना तो उस वक़्त जो भी शिक्षक थे पढ़ाने वाले, वो इसको जी, ब्राह्मी के नाम से जानते थे। तो हमने जी, भी ब्राह्मी करके उसको पढ़ ली। और जी, जब पढ़ने के बाद, जब उसको थोड़ा-सा उसके ऊपर अभ्यास करना शुरू कर दिया, खास तौर जी, पर सम्राट अशोक के अभिलेखों पर, तो पता जी, चला उनकी जो एक लाइन है, जो बहुत जी, सारे अभिलेख में कॉमन है। हुँ, हुँ, अशोक कहते हैं, "इयं धम्मलिपि देवानां हुँ, पियेन पियदस्सीन रय्यो लिखापिता।" ओह! और ये कंटिन्यू चल रहा था, और जब हमने सारी किताबें पढ़ी, भले हो जी, यूरोपियन साइंटिस्ट हो, भारत के उस वक़्त के जितने भी संशोधक हैं, 1800 और जी, 1900 शताब्दी वाले, इनकी सारी जी, किताब पढ़ी, तो इन्होंने अशोक के अभिलेख को धर्मलेख कहा। जी, फिर हाँ, बात उसमें आ गई, अगर ये धर्मलेख है, रिलिजियस एडिक्ट्स जी, है, तो क्या अशोक को लेख शब्द मालूम नहीं था? तो उसने इयम धम्मलिपि के बदले में इयम धर्मलेख लिखता था। अरे एकदम लेकिन डेफ़िनेटली, अशोक को लिपि शब्द भी मालूम था और लेख शब्द भी मालूम था, जी, 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 क्योंकि उन्होंने इयम धम्मलिपि देवानम पियेन पियदस्सीन रयो लेखा पेता, तो लेख जी, शब्द आ गया है और लिपि शब्द आ, हुँ, तो इसका मतलब सम्राट अशोक को उस वक्त लिपि और लेख का भेद मालूम था, और उन्होंने जी, जानबूझकर ये दो शब्द दो अलग अर्थों से लिखे हैं, जो जी, यूरोपियन साइंटिस्ट या यूरोपियन जो भी तत्वविद थे, और साथ में भारत के जी, जो भी संशोधक थे, उन्होंने शायद उसके ऊपर कुछ ज्यादा अभ्यास नहीं किया होगा। जी, 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 फिर मेरी बात समझ में आई कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं भारत में, ये सारे पाली प्राकृत भाषा में हैं। तो हुँ, हो सकता है पहले वाले जो पिछले वाले जो संशोधक थे, शायद वो पाली और प्राकृत में ज़्यादा ज्ञानी नहीं होंगे। इसीलिए उन्हें जी, पाली ग्रामर शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा। और जब जी, हमने मोगलियन व्याकरण को रिफर कर दिया, साथ में जी, सोचा चलो भाई संस्कृत का जो पाणिनि व्याकरण है उसको भी रिफर कर देंगे। हुँ, और जब रिफर हुँ, किया तो पता चला लिपि और लेख ये 2 अलग-अलग शब्द है, अलग-अलग है, हुँ, धातु अलग है। लिपि जी, शब्द आता है लिप धातु से, लेख जी, शब्द आता है लिख धातु से। जी, जी, व्याकरणिक तौर पर ये दोनों शब्द अलग हैं। जी, तो सम्राट अशोक ने इसको जानबूझकर इसलिए लिखा कि हो सकता है उसके समय पर बहुत सारी लिपियाँ होंगी भारत देश में। क्यों जी, लोकल होगी, कोई रीजनल होगी, कोई छोटे-छोटे कस्बे में बोलती होगी लिपियाँ। इन जी, सारी लिपियों में से अभिलेख जी, के लिए, पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण करने के लिए शायद धम्मलिपि ही सर्वश्रेष्ठ लिपि होंगी, और ये जी, बात सभी लोगों को समझ में आने के लिए अशोक ने ये लिखा, इयम धम्मलिपि, इस धम्मलिपि में मैं ये लेख लिख रहा हूँ। हुँ, हुँ, गौरतलब बात यह है कि सभी ने इसको धर्मलेख बनाया, इसको रिलीजियस मोड़ दिया। जी, हालाँकि जी, अशोक के ये धर्मलेख नहीं है, ये मॉरल एथिक्स है, नीति पर शिक्षण है, जी, नीति पर शिकवन है। तो हमने हाँ, उसके डेफ़िनेटली, ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, उसका उसका संशोधन जारी किया, और फिर जी, जैसे-जैसे पता चला कि ये है, तो हमने कहा कि ये ब्राह्मी लिपि जो है झूठ है। और फिर हम इसके हुँ, इतिहास में गए कि सबसे पहले ये लिपि किसने खोजी? किसने जी, उसके ऊपर संशोधन किया? फिर पता हुँ, चला कि जेम्स प्रिंसेप नाम के जो एक ब्रिटिश हुँ, ऑफिसर थे, जो इलाहाबाद जी, में साथ में कुछ वर्ष जो थे कोलकाता में भी स्थायी थे, तो जी, इन्होंने सबसे पहले सम्राट अशोक की लिपि खोजी। इन्होंने हुँ, इसका लिप्यांतरण किया, और हुँ, इन्होंने अपने जो ऑफिस में थे काशी में, जब वो इलाहाबाद जी, के उनका ऑफिस था, तो इन्होंने जी, अपने
ऑफिस के जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण को पूछा कि भाई ये तो आपके देश की लिपि है, हो सकता है आपके कुछ प्राचीन ग्रंथ में होगी, तो बताइए ये लिपि में क्या लिखा है और ये लिपि का नाम क्या है। उस पर उन ब्राह्मणों ने जेम्स प्रिंसेप को ये कहा कि भाई हम तो पढ़ नहीं सकते हैं, मगर हमारी ये धारणा है कि ये सृष्टि ब्रह्मदेव ने बनाई है, हो सकता है लिपि उन्होंने बनाई है। इसीलिए इसका फिरोज शाह नाम तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को भी जो पिलर है यहाँ पे, हाँ इसको जी, भी हाँ ब्राह्मणों जी। ने कहा था कि इसमें लिखा हो कि शहंशाह जब तक सूरज चांद है तब तक आपका राज रहेगा। उल्टा पुल्टा बोल के दक्षिणा लेके भागे। हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जेम्स प्रिंसेप साहब ने जो है, उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, इस शब्द का, ब्राह्मी शब्द का। इसीलिए जी जी प्रिंसेप साहब ने इसको इंडिक स्क्रिप्ट कहा है। अपने पूरे लेख जी में उन्होंने इसको इंडिक स्क्रिप्ट, भारत की प्राचीन लिपि, इन्होंने कहा जब तक हम्म, इसका नाम पता नहीं चलता तब तक हम इसको इंडिक स्क्रिप्ट कहेंगे। जी जी आगे चलकर, और ये बात सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी क्या आपको पता है सम्राट अशोक का शोध भारत को और पूरे राष्ट्र, पूरे देश में, पूरे दुनिया में कब पता चला? जी ये पता चला 1915 साल में, हम्म, 1900। उस तक सम्राट अशोक नाम का कोई व्यक्ति इस देश में होके गया, ये किसी को पता नहीं था। नहीं था। हाँ मगर 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने जब ये अशोक के सारे अभिलेख पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें ये जी लगा कि अशोक नाम का कोई सम्राट इस देश में होके गया है, लेकिन हम्म, उसका मुझे नाम नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल रही। और अच्छा, उन्होंने 1838 में इन सारे अभिलेखों की लिपि को अशोकन स्क्रिप्ट ये नाम दिया है। अशोकन स्क्रिप्ट, यस। अशोकन स्क्रिप्ट। तो जेम्स प्रिंस हम्म साहब ने शुरुआत में इंडिक स्क्रिप्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हम्म ये सारे अभिलेख अशोक नाम के किस व्यक्ति, सम्राट के हैं, इसीलिए इसका नाम देना हम्म, चाहिए अशोकन स्क्रिप्ट। अब ये जी अशोकन स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया नाम था, ये तो चलना चाहिए जी था, जी लेकिन यहाँ की व्यवस्था सर ऐसी है कि भाई अशोक को क्यों बड़ा कर दिया जाए। आप अगर इतिहास, हम्म, आप तो इतिहास के प्राध्यापक हैं, आपने देखा जी होगा इतिहास, अशोक को तो छुपा के रखा था, अशोक का पूरा हम्म साम्राज्य छुपा के रखा था, अशोक की हम्म जितनी भी योगदान थी वो सारी छुपा के रखी थी। ये हमें हम्म बाद में अभिलेखों से पता चला, वो भी ब्रिटिश संशोधन के हम्म जब उन्होंने किया। यहाँ पर यह हो गया कि 1900 के दरमियान, 1900 शताब्दी के आसपास, ल्यूकिपेरे नाम के जो एक जर्मन भाषा तज्ञ थे, वो भारत में जी आ गए और इन्होंने इस लिपि का पुनर्अध्ययन करना शुरू कर दिया। हम्म ब्यूलर साहब जो थे, जॉर्ज ब्यूलर, हम्म ये इनके दोस्त थे। हम्म ब्यूलर साहब की यहाँ के जीव व्यवस्था वाले जो प्रस्तापित जो संशोधक थे, इनकी और जी ब्यूलर साहब की बड़ी जमती थी। अभी ये हम्म अशोका स्क्रिप्ट तो नाम दे दिया है, तो इन्होंने खोज हम्म निकाला भाई क्या नाम दिया जाए इसको। और ल्यूकेपेरे हम्म साहब ने 1900 शताब्दी में जेम्स जी प्रिंसेप ने दिया हुआ अशोकन स्क्रिप्ट यह नाम निकाल कर उसके जगह पर ब्राह्मी नाम रख दिया। ओ ओ, अभी ब्राह्मी नाम के लिए कारण तो कुछ देना चाहिए, कुछ लॉजिकल हम्म रीजनिंग होनी चाहिए। तो हम्म ल्यूकेपेरे साहब ने ये कहा कि भाई ललित विस्तार, ये जो बौद्ध ग्रंथ है, महायानी ग्रंथ, हम्म और हम्म सामवायन सूत्र, ये जो जैन ग्रंथ है, इनमें हम्म पहला नाम जो स्क्रिप्ट का आता है वो ब्राह्मी आता है। हम्म तो हमने उसके ऊपर भी गौर किया कि भाई ये क्या, चलो तो देख लेते बाद हैं। का टेक्स्ट, बाद का टेक्स्ट है वो, बहुत बाद का, हाँ जी, बहुत बाद का टेक्स्ट है वो तो। बहुत बात का, वो तो 4वीं शताब्दी का टेक्स्ट है, अच्छा हाँ 4वीं शताब्दी का टेक्स्ट है ये ललित विस्तार और जी सामयान सूत्र। अभी ललित जी जी विस्तार में 64 लिपियों का नाम दिया है, जी और सामयान सूत्र में 18 लिपियों का नाम दिया है। जी लेकिन ये सारी लिपियां कहाँ गई, इनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, यहाँ पे कोई लिखा पढ़ी की या नहीं, इसका कोई भी जी एविडेंस आज के तारीख में नहीं है हमारे पास, कोई भी प्रमाण जी नहीं है। जी तो जी विकिपीडिया साहब ने ये कहा कि भाई पहला नाम जो अक्षर है वो है ब्राह्मी, दूसरा है जी खरोष्टी, तीसरा है जी पैशाची, इस तरह छठवां नाम जो है वो है हम्म, मागधी। जो मागधी सम्राट हाँ अशोक का जो मगध साम्राज्य था, तो जी मागधी का नाम है छठी स्थान पर दिया गया है। हम्म और
ये भी गौरतलब, ये इसका गौर करना चाहिए हमें कि सामोवायांग सूत्र जो है, इसमें पहला नाम है जी। बम्बी। अभी ये बम्बी अच्छा। नाम क्यों आया? जैनों का कहना है कि इनके जब सबसे पहले जो आचार्य थे, जी। ऋषभ देव, इनकी हम्म। 2 बिटिया थी। एक बिटिया का नाम था बम्बी और दूसरी बिटिया का हम्म। नाम था उर्वशी। और इन्होंने हम्म। कहा, जब ये ऋषभ देव ने अपनी बिटिया को अक्षर ज्ञान दिया, तो हम्म। उस अक्षर ज्ञान को अपनी बेटी का सम्मान करने के लिए उसका नाम बम्बी रखा। अभी भाई अच्छा। इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है? हाँ। राइट? हाँ। ये तो धारणा हो गई, कोई प्रमाण नहीं हम्म। हुआ ये। हाँ, तो हमने हाँ, उस बात धारणा है। पर रिसर्च कर दी, ये धारणा है। और ल्यूके जी। पेरे साहब ने ये पहला नाम ही ब्राह्मी क्यों रखा? जी। सकता है ये मागधी भी हो सकती है, क्योंकि अशोक काल में तो हम्म। पूरा मगध साम्राज्य उन्हीं का था। कई जाहिर लोग है। कहते हैं, जैसे रोमेश चंद्र जो है, वो कहते हैं कि अशोक के समय पे एक भाषा और एक लिपि थी। तो हम्म। अशोक का मगध राज्य था, तो हो सकता है मागधी भाषा और मागधी लिपि। मागधी भाषा आगे हम्म। चलकर पाली भाषा हो गई, अर्ध मागधी हम्म। हो गई। तो ये हम्म। भी बराबर है रोमेश चंद्र साहब का कि हो सकता है हम्म। उस वक्त मागधी लिपि होगी जो छठे स्थान हम्म। पर दिखाई गई। हम्म। अच्छा, एक बात ये है, ल्यूके पेरे साहब इसको ब्राह्मी क्यों मानते हैं? जो जी। सायणाचार्य थे, जो संस्कृत पंडित, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में थी, जी। जिनका काल है उनका, इन्होंने कहा कि ब्रह्म से मुख से विकसित हुई लिपि का नाम है ब्राह्मी। जी। तो यहाँ के जो ब्राह्मण संशोधक थे, इनको ये बहुत जचा कि भाई बराबर ये हाँ, सही है ना, इसका कॉपीराइट नाम तो कॉपीराइट ब्राह्मी हो। ही होना चाहिए। जी। हम्म। तो ल्यूके पेरे साहब ने जैसे ही कह दिया उसको ब्राह्मी, ब्यूलर साहब ने उसको ओके कर दिया। जब ब्यूलर हम्म। साहब ने ओके कर दिया, तो यहाँ के जितने भी थे, एंड उस वक्त, जी। जैसे आप जानते हो, बाय डिफॉल्ट सारे के जी। सारे जो थे, ये ब्राह्मण जी। स्कॉलर्स। तो इन्होंने जी। इस जी। शब्द को अपना लिया और इन्होंने कहा कि अशोकन लिपि जो है ये ब्राह्मी है और ब्राह्मी सबसे पुरानी है। अच्छा, आगे वेद से चलकर आया। वेद से जी, आया। और वैसे हाँ, वही मैं कहने जा रहा था। इन्होंने एक रेफरेंस निकाला वेदों का और उसमें शब्द आया है ब्राह्मी। जी। और इन्होंने कहा, देखो वेदों में तो ब्राह्मी लिखा हुआ है। जो हाँ। विश्वम्बर शरण जो थे, नहीं तो संस्कृत सवाल स्कॉलर। सवाल सवाल ये उठता है कि अगर वेदों में ब्राह्मी लिखा गया है तो वेद संस्कृत में क्यों लिखा गया? ब्राह्मी में एग्जैक्टली। लिखा है? सही बात है ये। और आप सब लोग जानते हैं, संस्कृत जो भाषा है, ये संस्कारित की गई भाषा है, जो पहली शताब्दी के बाद शुरू हुई है। जी। भारत में का इतिहास, अगर भाषा का इतिहास देखेंगे हम, पहली शताब्दी के पूर्व संस्कृत भाषा का कोई नामो निशान ही नहीं था। नहीं था। भगवान बुद्ध के काल में जो छांदस भाषा थी, वो ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं हम लोग ये वैदिक संस्कृत की जैसी है। हम्म। लेकिन वैदिक जो, इसको कहने की बात है, ये सिर्फ वैदिक संस्कृत, लेकिन पूरा जो वेद है तो बाद में लिखा गया था संस्कृत में। जी। जी। इसका मतलब जी। वो जी। पहले शतक के पहले शताब्दी के बाद ही लिखा गया हुआ है। इसी को मैं अच्छा, कहता हूँ ना, जनेऊ जी, लीला। हाँ जी, मैं इसको बिल्कुल। कहता जनेऊ लीला शब्द मैंने इजाद किया हुआ है इसको समझने के लिए। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे भाषण होंगे, उसमें सुनेंगे तो मैं जनेऊ लीला कहता हूँ कि काम किसी और का, अपना मुहर लगा दो कॉपीराइट उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं? अच्छा, ये बात सर, ये बात मैं आपको एक ध्यान खींचना चाहता हूँ, जो आपका लक्ष्य, कि जी। अमर सिंह ने अमर कोश लिखी। जी। ये अमर कोश जो है, अपना अमर सिंह जो है, ये 7वीं शताब्दी में होके गए। ये एक जी। अपने जमाने में ये महान संस्कृत स्कॉलर थे, जिन्होंने जी। संस्कृत भाषा का शब्दकोश लिखा सबसे पहली बार। अच्छा, जी। इन्होंने अपने शब्दकोश में ब्राह्मी को वनस्पति कहा। ब्राह्मी अच्छा। का जो शब्द दिया है उन्होंने, इन्होंने हम्म। देव देवता के नाम दिए, जैसे सरस्वती, दुर्गा वगैरह। ब्राह्मी को हम्म। एक ताम्रपट का नाम दे दिया है, लेकिन ब्राह्मी को हम्म। लिपि का नाम नहीं दिया है। दिलचस्प। ये दिलचस्प। बहुत गौर करने वाली बात है ये। अच्छा, जी। मैं तो कहता हूँ ब्यूलर के जो दोस्त थे, मोनियर विलियम्स, जिनकी जी। डिक्शनरी आप तो जानते हो कि पूरी दुनिया में फेमस है और एक रेफरेंस हम्म। बाइबल कहते हैं उसको। एकदम 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 एकदम। मोनियर विलियम्स और ब्यूलर साहब ये खास दोस्त थे। जब मोनियर जी। विलियम्स अपनी डिक्शनरी बना रहे थे, तो ब्यूलर साहब उनको बिल्कुल हर दिन, या हो सकता है एक आध दिन के बाद मिलते थे, और दोनों की काफी चर्चा होती थी अनेक शब्दों के ऊपर।
यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ब्यूलर साहब ने शायद उनको बताया होगा कि ब्राह्मी लिपि है, लेकिन मोनियर विलियम साहब ने उसको माना नहीं है। उन्होंने अपने डिक्शनरी में ब्राह्मी का नाम के सामने लिखा है इट इज अ प्लांट नोन एज बैकोपा मोनियरा, जो ब्राह्मी वनस्पति कहते हैं ना हम लोग, ब्राह्मी खा लो, गोलियां खा लो, बुद्धि बढ़ जाएगी, वो एक वनस्पति का नाम दिया उन्होंने। फिर आगे चलकर वो कहते हैं कि दिस इज अ नेम ऑफ हिंदू गॉडेस, फिर आगे चलकर कहते हैं दिस इज अ ब्रास वेसल। लेकिन मोनियर साहब ने देखिए उन्होंने ब्राह्मी को लिपि नहीं कहा है। इसका मतलब है ब्राह्मी लिपि को कोई भी ग्रंथीय प्रमाण नहीं है, इसका कोई भी वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हम लोग। अच्छा, दूसरी बात है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ की व्यवस्था ने अशोकान लिपि को अशोक ब्राह्मी कहने के बाद जब कुषाण काल आया, उसके बाद गुप्त काल आया, ये सारे जो काल आ गए, इन्होंने उनका सामने कुषाण ब्राह्मी, गुप्ता ब्राह्मी, सातवाहन ब्राह्मी लगाना शुरू कर दिया और ये कहने लगे जी मैंने रिसर्च की है काशी प्रसाद जायसवाल पे, आप नाम सुने होंगे। He was a legendary historian। तो वो जब इंग्लैंड से पढ़ के लौटे थे और रामेश्वरम गए थे 1910 में, तो वहाँ रामेश्वरम में वो बोले कि रामेश्वरम तो ये बौद्ध मठ है, यहाँ पे जिसको शैतान कह के चपत लगवाते हैं वो तो बुद्ध की मूर्ति है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए सर, ऐसा है ना कि जो भी चीज है सामने वाली दिखाई दे रही है, ओके, तो उसको तोड़ मरोड़ कर अलग सा उसका अर्थ बना दीजिए, यानी अर्थ का अनर्थ कर दीजिए, लोगों के दिमाग में वही डाल दीजिएगा। जैसे मैं पिछली बार जब बोध गया था, तो लोग वहां के जो थे वो कहने लगे कि बोध गया नाम क्यों पड़ा इसका, यहाँ से बुद्ध गया, निकल गए यहाँ से, इसीलिए उसका नाम बुद्ध गया पड़ा। यानी देखिए शब्दों को कैसे तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ जो है, हाँ बिल्कुल, जैसे आप जानते हो कि बुद्ध से शब्द इतना बढ़िया है, ज्ञानी का प्रतीक है वो, उसको कर दिया बुद्धू, बुद्धू कर दिया, बुद्धू, बुद्धू का मतलब है पागल। हाँ जी, यानी देखिए शब्दों को इन लोग जो है, जिसको हम कहते हैं कि इनको बिल्कुल संक्रमित कर दिया शब्दों को, राइट। तो खैर ये जो लिपियों का जो चलता है, तो ये 1900 शताब्दी के बाद यहाँ के सारे स्कॉलर इसको ब्राह्मी बोलना शुरू कर दिया। जब हमने पढ़ना शुरू कर दिया तो हमने पता चला कि ये ब्राह्मी नाम का कोई स्थान नहीं है। इसके लिए ना पुरातत्वीय कोई प्रमाण है, ना अभिलेखों में कोई प्रमाण है, ना व्याकरणिक तौर पे इसका कोई प्रमाण है, और ना किसी ग्रंथ में इसका नाम एज ए लिपि आ गया है। तो हमने इनको चैलेंज कर दिया। हमने कहा भाई एक तो ब्राह्मी का कोई रेफरेंस दे देना, या धम्म लिपि के मैं आपको रेफरेंस गिना देता हूं। सर जी, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये पूरी भारत में जितने भी हस्तलिखित और सारी चीज, दिल्ली में संस्था है वो, जो भारत ये पहले जी लिपियों के ऊपर काम करती है। तो इनके पास 2.5 करोड़ डॉक्यूमेंटेड है, जिसके अंदर अभिलेख है, ताम्रपट है, भुर्जपत्र है, सारे चीज। इनका सारा मैंने सर्वे कर दिया, कहीं पर भी मुझे ब्राह्मी ये शब्द नहीं दिखाई दिया। वाह। तो हमने चैलेंज कर दी सभी को, जो जो ब्राह्मी कहते हैं इसको, सारे जो स्कॉलर्स है, सारे यूनिवर्सिटीज के, जहां पर भी पूना, महाराष्ट्र में, सभी जगह पे। तो हमने इनको ये बताया, पूछा कि भाई चलो आप मुझे एक शब्द दिखाइए ब्राह्मी का, लिपि के लिए लिखा हुआ है ये सारे हस्तलिखित 2.5 करोड़ में, हम आज से इसको ब्राह्मी लिपि कहना शुरू कर देंगे। उसके विरुद्ध में आपको धम्म लिपि के 36 प्रमाण देता हूं मैं, 36। एक तो आप इसको ब्राह्मी करके साबित कर देना, या फिर इसको धम्म लिपि कहना, इसको एक्सेप्ट कर देना, मान लेना। हाँ जी, मान लीजिए आप। और मानने में कोई गलती नहीं है। हो सकता है 100 साल पुराने जो हमारे संशोधक थे, उनके पास जो भी साधन थे उस वक्त, उनके पास जितने भी उनके नॉलेज की कैपेसिटी होंगी, या जितने भी प्रूफ्स होंगे, जितने भी प्रमाण होंगे, आज के तारीख से तो डेफिनेटली कम होंगे। तो हो सकता है उनका रिसर्च सीमित रहा होगा, इसके कारण गलती हुई होगी। और संशोधन जो है ऐसा है तो इम्प्रूव करता रहता है, तो ये परिवर्तनीय है, ये चलते रहेगा। तो जो भी नया संशोधन आया उसको हमें स्वीकार करना चाहिए।
जाहिर है। जी, और हमने कहा कि भाई इसको धम्म लिपि स्वीकार करो। लेकिन यहाँ के जो प्रस्थापित है, इसको ये स्वीकार नहीं करने वाले हैं। इनका हम्म, कहना है कि नहीं, ब्राह्मी जो है, ये ब्राह्मी हम्म, ही हम कह के। इस बार सर हमने महाराष्ट्र जो पाठ्य पुस्तक मंडल है, जो स्कूल हम्म, बच्चों की किताबें निकालती है, तो हम्म, 12वीं साल के बच्चों के पाली पाठ के अंदर हमने हम्म। धम्म लिपि का एक चैप्टर डाल दिया। वाह, बधाई आपको। वर्णमाला उसमें है कि बच्चों लोग ने सीखनी चाहिए ये हम्म, बेसिक है। और हमने ये साबित कर दिया कि जैसे अशोकन स्क्रिप्ट से लेके आज की जो नागरी स्क्रिप्ट है, जी जिसको जी। इन लोगों ने पूरा वापस देवनागरी कहा। देवनागरी का कोई अर्थ नहीं है, नहीं, नागरी है, नागर से आया है। नागरी, क्योंकि नगर से नागर, नागर से नागरी, तो नागरी हम्म, भाषा और नागरी लिपि ये होना चाहिए। तो ये देव हम्म। जोड़ दिया, तो देवनागरी बन गई। अभी उसका कोई कारण है ही नहीं। नहीं नहीं, कोई कारण नहीं है, कोई कोई कारण कारण नहीं। नहीं, राइट। तो ये जो है, तो हमने जो जैसे ही स्कूल सिलेबस में डाल दिया, तो पुणे के महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जितने, ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पूरे भारत में ये इस पहला सरकार में, राज्य है। जी जी इस जी। सरकार, अच्छा चलिए, इस बधाई। सरकार, इस साल में है। जी जी, वाह। जी, मैं आपको उसका ये भी भेज सकता हूँ, फोटो भेज सकता हूँ उसके पन्नों का, नहीं, जिसमें आप धम्म तो लिपि मुझे, नाम का है। आप मुझे अपनी किताब भेजेंगे, मैं किताब पढ़ूंगा। जी 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 जी, बिल्कुल ये वाली। किताब दिखाइए सर, यस। हाँ, थोड़ा नीचे कीजिए सर, थोड़ा नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, नीचे थोड़ा और। हाँ, ये अब आया। हाँ, तो जी, आपकी किताब आपको मुझे भेजनी पड़ेगी, किताब एकदम बहुत बिल्कुल सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं राइट। अब दो तो छोटे छोटे एक जी दो सवाल जी। जी, हाँ जी, बोलिए कुछ सर, कह रहे थे बोलिए। आप? जी, मैं नहीं, मैं बोलिए। बात हम लोग समझ रहे हैं, और एज ए रिसर्चर मैं भी इतिहास पढ़ाता हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ। जी, जी, तो मुझे पता है कि भाई कितना यहाँ पे घालमेल हुआ है। जी, और जी, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं, जो मठ हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वो सब बुद्धिस्ट मठ हैं। जी, हाल जी, और बिल्कुल, हाँ, उसमें क्योंकि इनके पास कुछ बनाने बनाने का तो साधन आता ही नहीं था। इनका नहीं कोई था। स्कल्पचर बता दीजिए, कुछ भी नहीं था। जितने जी, मिले हैं पटना में, पाटलिपुत्र और उसके आसपास सबसे पुराने मिले हैं। उन्हें सबसे मिले हैं। जी, तो भोसीकर साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा है, जी। डिड यू सी एनी पॉलिटिक्स बिहाइंड इट? सर, पॉलिटिक्स तो 19वीं शताब्दी से शुरू हो गया था इस लिपि के बारे में। यानी मैं अपने आप को हाँ, लिपि में सीमित रखूँगा। देखिए सर, हाँ। क्या हुआ रहा है कि नहीं, भाषा की भी राजनीति होती है, भाषा की बिल्कुल, भी बिल्कुल, राजनीति। हाँ, इसीलिए राजनीति मैं, होती मेरी दिलचस्पी है इसमें जी। है। जी, जी। देखिए सर, ये अगर राजनीति नहीं होती, तो इनको विरोध करने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। हाँ, एज़ अ एकेडमिक आपने उसको स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई नया संशोधन होता है, तो स्वीकार करना चाहिए। जैसे जी। मैंने इनको कहा कि आप मुझे ग्रामेटिकल एविडेंस दे देना, हम्म, इसकी एटिमोलॉजी सिखा दो ब्राह्मी इस वर्ड की, मैं उसको हम्म, एक्सेप्ट करूँगा। मैं उसको खुद ब्राह्मी बोलना शुरू कर दूँगा। लेकिन जी। मैंने उनको एक सवाल पूछा कि अगर सम्राट अशोक के समय में ये ब्राह्मी लिपि होती, तो सम्राट अशोक अपने अभिलेख की शुरुआत ये करते, इयं ब्राह्मी लिपि देवानां पियदस्सिनी, यस पियदस्सिनी यस। लेखा। व्हाई डिड ही हम्म, राइट इयं धम्म लिपि? ये बड़ा दम में क्वेश्चन है। लिपि। अगर इसका मतलब है ब्राह्मी स्क्रिप्ट उस वक्त कोई स्थान था ही नहीं है उसका, या जी यूं जी कहीं है, ब्राह्मी नाम की कोई स्क्रिप्ट ही अस्तित्व में नहीं थी। और अगर होगी जी। भी, तो शायद हो सकता है वो नष्ट हो गई रहेगी, जैसे पैशाची हम्म, लिपि होती। और भी हम्म, कोई सारे बहुत सारे 64 लिपियां जो थी, वो शायद हो हम्म, सकती है और नष्ट हुई होगी। इसके जी। ऊपर हम लोग कितने गौर करते हैं। और अगर हम्म, इतनी सारी लिपियां हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो प्रमाण होना चाहिए कहीं ना कहीं पर। जी जी। जी, अगर अशोक ने अभिलेख में इसी लिपि का अगर इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये उस जमाने की सर्वश्रेष्ठ लिपि थी, एक नंबर। हम्म। दूसरा पॉइंट क्या है, उसने ये अभिलेख जो है अपने राज्य के पूरे सीमा पे लगाए थे। सीमा। इसका मतलब सभी लोगों इसको पढ़ सकते थे। पढ़ सकते हैं। अशोक के समय में धम्म लिपि जो है, ये सभी हम्म, लोग जानते थे, उसको पढ़ भी सकते थे। यही इसका हम्म। प्रमाण है। नहीं, और बहुत बढ़िया। और जी, हाँ जी, मैं तो थ्रिल्ड हो गया, मतलब मजा आ गया मुझे। और मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और
आपने प्रोफेशनल लिंग्विस्ट और हिस्टोरियन की तरह आपने बातें रखी, बहुत कुछ नया जानने को मुझे मिला है आज, और बहुत जी बड़ा काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट, बधाई, सब कुछ दिल से, तहे दिल से। और जिस समाज से हम लोग आते हैं, जाहिर है उसमें प्रोफेशनल स्कॉलर्स की बहुत कमी है। हाँ, बहुत बिल्कुल सारे ब्यूरोक्रेट्स मिल जाएंगे, नेता मिल जाएंगे, लेकिन बाबा साहब जो बात बोले थे, शिक्षित बनो, वही कम है। वही काम। शिक्षित जी जी मतलब बिल्कुल। रिसर्च, हाँ वो, उसमें आप इतनी गंभीरता से और इतना माइन्यूट चीज पे आप काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैं तो एकदम थ्रिल्ड हो गया। अब दिल्ली में आप होते तो मैं आपको दावत देता इस बात पे। अरे क्या बात है, हाँ। लेकिन मैं आके आपके मिल। घर आऊंगा, मैं आपके घर आऊंगा, थोड़ा बिल्कुल कोरोना बिल्कुल आइए। क्राइसिस खत्म हो तो आपके घर आएंगे। यू आर और मेरे ऑलवेज दोस्त वेलकम। तो सुन रहे होंगे आप, सुनिए कितने वेरिएशन है अम्बेडकर नामा में। मैंने फिल्म हिस्ट्री पे बात की थी, फिल्म और जाति पे बात की थी, फूड और आइडेंटिटी पे हमने बात की, और आज देखिए एक नया डायमेंशन अतुल साहब ने हम लोग को बताया। चलते चलते एक आध क्वेश्चन और, हाँ जी कि आपने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया। और जी आप हिस्टोरियन तमाम, मैं आपको मान गया, कोई माने या ना माने, क्योंकि इतना गंभीर शोध जो करता है उसी को पता होता है कि एक एक वर्ड तलाशने में क्या। और उसकी मतलब समझने में कितना पेन होता है। कई जी महीने लग जाते हैं, मिलता नहीं है, सूत्र नहीं मिलता है, साल गुजर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत ही मेहनत से काम किया है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन काशी प्रसाद जायसवाल ने पढ़ा था बनर्जी जी साहब के साथ, तो उसमें मैंने भी अच्छा। काम किया है थोड़ा बहुत। हाँ, गुड तो गुड। बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अशोकन स्क्रिप्ट इज ऑल राइट, वो तो हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन जी अब हम धम्म लिपि यूज करेंगे ये वर्ड जब हम पढ़ाएंगे भी तो। जी। और मैं अभी किताब और लेख पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ाना होता है, मैं अशोका पढ़ाता हूँ। अच्छा तो लेट बहुत मी बढ़िया, हैव, क्या बात यस है। यस, लेट मी हैव फ्रेश न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ अशोकन हिस्ट्री। तो अगले हिस्ट्री। सेमेस्टर से मैं ये पढ़ाऊंगा, इसीलिए आपको किताब भेजनी है। मेरा एक सवाल है जी कि आपने जितना बड़ा काम किया है, जो शोध किया है, और आपने चुनौती दी है, बेसिकली एवरी रिसर्च इज ए चैलेंज, चैलेंज। एवरी रिसर्च इज ए चैलेंज। जी तो जो जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स इसका है, ऑफिशियल रिस्पॉन्स आइदर फ्रॉम दी गवर्नमेंट की जो बॉडी है उससे, या जी फिर प्रोफेशनल जो स्क्रिप्ट पे काम करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या लिंग्विस्ट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके उनके पास आपने जाहिर है भेजा होगा ये मटेरियल, और नहीं जी बिल्कुल। भेजे होंगे आप, तो जी उनके तरफ से आपके रिसर्च पे क्या रिस्पॉन्स? देखिए मेजोरिटी जो रिस्पॉन्स है, और जैसे मैं कहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट जितने भी स्कॉलर्स हैं इस फील्ड में, ये सारी ब्राह्मी शब्दों को उठाने के चक्कर में है। ये सारे ब्राह्मी शब्द को सपोर्ट करने वाले हैं, राइट। अच्छा। हाँ, इनको चाहे आप कितना भी एक्सप्लेन कर दीजिए, ये मानने को हम्म, तैयार इसीलिए नहीं है कि कोई इनको लगता है ये उनके संस्कृति के ऊपर कोई वार कर रहा है। और वो मेरा समझ कहना गया है खेल, जी वो तो जी, और जनेऊ मेरा लीला है, कहना है जनेऊ लीला है। जी 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 बिल्कुल। और मेरा कहना है कि जिस संस्कृति के ऊपर आपने 100 साल पहले या उसके भी अनेक शतकों पहले जो वार किया था, तो वो मूल शब्द अगर हम निकाल के लाके दारे आपके सामने रख रहे हैं, तो आपने एक तो मुझे काउंटर अटैक करना चाहिए एकेडमिक लेवल हम्म, पर, या फिर मेरे जी। जो शब्द है उसको मान लेना चाहिए। नहीं, ये लोग तो फेथ से हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, बिल्कुल प्रमाण से नहीं बिल्कुल, पढ़ते वेद हैं। से करते हैं, प्रमाण से नहीं पढ़ते। मैं तो उनको हाँ, प्रमाण मांग दूसरा, रहा हूँ। मैं जी मैं 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 दूसरी बात एक पूछता हूँ इनको, तो चलिए इनके सीरियसनेस को हम जानते हैं कितना सीरियस जी है। और वो गाय गोबर और गोमूत्र से बाहर तो निकलते जी नहीं जी जनरली, बिल्कुल। तो क्या रिसर्च करेंगे। इंटरनेशनल बॉडी है, उसमें तो हाँ जी बहुत प्रोफेशनल तरह के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कोई भारत के समाज से उनका कोई रिश्ता भी उस तरह का नहीं है, मतलब। जी जी। तो इंटरनेशनल बॉडी का क्या रिस्पॉन्स है आपके रिसर्च पे, ये दिलचस्प होगा जानना। जी। ऐसा है कि इंटरनेशनल रिस्पांस जो है काफी बढ़िया रहा है। लोग अच्छा, उसको अभी ग्रेट। अलग नजर से देखना शुरू कर दिया है कि शायद ये जी भी एंगल होना चाहिए, हो सकता है, जी राइट। एक बात के ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, रिचर्ड सोलोमन, ये बहुत ही जी, बड़े इंडोलॉजिस्ट है, बड़े काफी इंडल, सीनियर हाँ। है। हाँ जी। हम्म, इन्होंने अपनी किताब इंडियन एपिग्राफी में एक पैराग्राफ लिखा जी है। उन्होंने जी कहा है कि हो सकता है कि आज जी। के तारीख में सभी संशोधक अशोका के स्क्रिप्ट को ब्राह्मी कह रहे हैं और सब लोग इसको हम्म। मान रहे हैं, मगर हम ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि अशोका के समय इस लिपि का कोई अस्तित्व था या नहीं हम्म, था, या अशोका ने जो स्क्रिप्ट लिखी
उसका नाम ब्राह्मी था या कुछ और था। और था। देखिए चलिए इतना सर, बढ़िया बहुत तरीका मजा। से लिखा है। हाँ। जी। हम्म। आपसे हम नहीं, लगातार अम्बेडकरनामा पे चर्चा करते रहेंगे और नई नई गुफाओं के बारे में पूछेंगे जी जब अगली बिल्कुल बार जब बिल्कुल। मिलेंगे। जी गुफाओं पे और इम्पोर्टेंट गुफा उनके कैसे आपने ठीक है, कैटेगराइजेशन की है, किस तरह का, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल। पर्सनली बहुत मजा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने साथी सुनेंगे इस प्रोग्राम को, उनके नॉलेज में इजाफा होगा। और जैसे चलते चलते मैं एक अपील करता हूँ कि अम्बेडकरनामा सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, एक मुहिम है। और जी, यहाँ जी, काम की बात होती है, मन की बात नहीं होती है। जी। जो बात हम बिल्कुल, करते हैं वो बिल्कुल। पेज नंबर के साथ बात करते हैं और ज्ञान की जी, बात होती है। ज्ञान की काम की बात। बात, ज्ञान की बात। तो साथियों, मैं डॉक्टर रतन लाल, पहले तो अतुल भोसकर साहब को बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबसे मैं इस एपिसोड से मैं विदा लेता हूँ, लेकिन विदा लेने से पहले बार-बार अपील करता हूँ कि हम लोग शोधार्थी हैं और ये यूट्यूब चैनल कोई मेरी दाल-रोटी नहीं है। ये नहीं, बात है कि जैसे बाबा साहब के राइटिंग्स को पेज नंबर के साथ मैं आपके पास पहुँचा रहा हूँ, तो मैं और अतुल भोसेकर साहब अपना-अपना काम करेंगे। आप लोग अपना काम करेंगे, आप लोग इसको सुनेंगे, सुनाएँगे। हुँ? काम कर रहे हैं तब भी कान में लीड लगाइए और सुनिए। मतलब अगर काम कर रहे हैं, किचन में खाना भी बना रहे हैं, तब भी सुन सकते हैं आप। तो हमारे बहुत सारे लोग पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, तो हमारा राय भी, मेरी जो मंशा थी, वो ये थी कि उनको सुनाया जाए, अम्बेडकर साहब की राइटिंग्स को और बिल्कुल। ज्ञान की बात की जाए। तो हम और अतुल साहब अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है, सुनना है, सुनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, घंटी बजाना है, बेल बजाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया भोसेकर साहब, फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद।